नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। हिंदू विधि स्रोत के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं प्रथाएं या लोक रीतियाँ या कस्टम्स के बारे में। और यह इस सीरीज़ का हमारा वीडियो 3rd है। इसके पहले हमने हिंदू विधि के स्रोत के अंतर्गत श्रुति, स्मृति, भाष्य तथा निबंध की बातें की है और इस सीरीज में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, यह जो हमारा आज का वीडियो है स्पेशली एजुकेशन के पर्पस से है और जो लॉ स्टूडेंट्स है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी 5 ईयर या 3 ईयर के एग्ज़ाम कोर्स में जो है सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो LLB हो, BLLB हो या जो भी हो, तो वहाँ पर फर्स्ट सेम में हमें हिंदू विधि के स्रोत को अच्छे से पढ़ना होता है। सो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कस्टम्स के बारे में। हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लॉ जो आज वर्तमान में है उसका एक्चुअल में बेस क्या है, क्योंकि प्राचीन भारत में ही जो है इसके बीज हमें दिखाई देते हैं और हमने क्यों इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। जैसे कि हमने देखा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं या फिर जो सपिंड होते हैं जिनका ब्लड रिलेशन होता है, उनके आपस में संतानों का जो शादी है वो वर्जित होता है। लेकिन कहीं पर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर होती है तो वो वहाँ की प्रथाएं होती है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हमारे इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं कि प्रथाएं या कस्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोक रीतियाँ और प्रथाओं के बारे में, यानी कि कस्टम्स के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो जो प्रिवी काउंसिल है, प्रिवी काउंसिल उस समय जो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ब्रिटिश जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश भारत में जो अपील का सर्वोच्च कोर्ट होता था उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे। तो प्रिवी काउंसिल है, ओके, काउंसिल नहीं है। तो पीवी काउंसिल के अनुसार प्रथाओं का स्पष्ट जो प्रमाण है लिखित रूप से अधिक प्रमाणित समझाया जाता है। अर्थात प्रथाएं काफ़ी मायने रखती हैं, क्योंकि जो इंसान अपने रहन सहन में रह रहा है, कहीं रीति रिवाजों को फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली वो उसके लिए अच्छे होंगे, तभी वो लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो इसीलिए प्रथाओं को भी जो है महत्व दिया जाता है और ऐसे सिद्धांत पे यकीन किया जाता है कि प्रथाएं जो होती है यानी कि जो विधि होती है वो ईश्वर प्रदत्त है, मनुष्य निर्मित नहीं है। अर्थात ईश्वर ने इसकी रचना करी है, क्योंकि वो नैतिकता पर आधारित भी होती है। विधिक अर्थ में अगर हम इसका अर्थ समझे तो लोक रीति, ठीक है, लोक रीति अथवा प्रथाओं का अभिप्राय उन नियमों से है जो एक समाज, एक वर्ग और एक परिवार विशेष में जो है काफ़ी समय से चली आ रही हैं, मानी जाती है और आगे चलकर जो है विधि के समक्ष जो है अपनी सार्थकता को प्रमाणित करती है और बाध्यकारी हो जाती है, मानी जाती है तथा बहुकालीन प्रयोग की वजह से विधि द्वारा मान्यताकारी हो जाती है। प्रथाएं प्राचीन हो तथा उनमें निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी होना चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, तो वो जो होती है प्रथाएं होती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। हम आइए केस के डिस्कस करते हैं। देवनाई अच्छी बनाम चिदम्बरम के वाद में कोर्ट ने कहा है कि किसी भी प्रथा अथवा लोक नीति को बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक हो कि वो प्राचीन हो, स्पष्ट हो और युक्ति युक्त हो। अब ये इनका अर्थ क्या होता है हम आगे के स्लाइड में समझेंगे। हम बात करते हैं प्रथाओं के बारे में और अगर हम प्रकाश डालें तो मनु ने कहा है, मनु वही है, मनुस्मृति वाले का ही से ही उद्धरण लिया गया है। तो मनु ने कहा है कि राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने सम्मुख आए हुए व्यवहार के 18 भागों के अंतर्गत आने वाले वादों को स्थानीय प्रथाओं तथा धर्मशास्त्रों से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर निर्णित करे, यानी कि उसका निर्णय दे। अगर हम आगे बात करें तो याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि जब किसी देश को जीत लिया जाता है तो हमें उसकी प्रथाओं को और उसकी रूढ़ियों को आदर सम्मान देना चाहिए जो उनको पहले से प्राप्त हो रही है। अर्थात अगर कोई एक देश है, अगर मान लीजिए क्षेत्र को जीत लेता है तो यहाँ पर जो लोगों का रीति रिवाज है हमें उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उनकी प्रथाओं के सहित एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो होते हैं प्रॉब्लम नहीं होती है राज्य को आगे शासन करने में, या और भी इसके जो भी अर्थ निकाले जाएं। तो नारद स्मृति है वहाँ पर भी इस बात की ओर जो है प्रकाश डाला गया है कि ये रूढ़ियाँ हैं, ओके, दूरियाँ नहीं है, रूढ़ियाँ हैं, कि रूढ़ियाँ
ही निश्चय ही बलवान होती है और वो धर्म के ऊपर भी होती है, आज भी एक महत्वपूर्ण कथन समझा जाता है। ठीक है, तो ये नारद स्मृति में कहा गया है कि रूढ़ियाँ जो है बलवान है और धर्म के ऊपर है, और माना जाता था तो नैतिकता का जो है न्याय करती है, अर्थात नैतिकता पर जो होती है आधारित होती है। अब आइए हम बात करते हैं कस्टम्स के बारे में, यानी कि प्रथाओं के बारे में। तो अगर हम बात करें तो प्रथाएं जो होती है वे नियम हैं जो किसी परिवार, वर्ग अथवा स्थान विशेष में बहुत पहले से चली आने के कारण विधि से जो है बाध्यकारी मान्यता प्राप्त कर लेती है। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हम हिंदुओं की अगर हम बात करें तो उनमें शादी होती है तो ठीक है 7 फेरे होते हैं, या जो बहुत सारी प्रथाएं होती है, तो ये 7 फेरे वाला जो रीति रिवाज है दूसरे अब क्षेत्र में देश में देखोगे तो शायद ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ की प्रथाओं को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि प्राचीन काल से चली आ रही है, तो हमने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर किसी ने इस चीज़ को अपनाया तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा, या उस पर बिलीव है, जो भी हम उसको संस्कृति से जोड़े या संस्कार से जोड़े तो वो जो है मान्यकारी होती है। और इसीलिए लंबे समय से चले आने के कारण क्या हो गया, विधि ने उसे बाध्यकारी मान्यता प्राप्त कर ली है। हालांकि कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रथाएं अलग अलग हो सकती है। तो प्रथाओं में भी अंतर अभी प्रकार हम देखेंगे। तो प्रीवी काउंसिल के अनुसार यह जो है विधि से मान्यता प्राप्त नियम है। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल की भी जो जुडिशियल कमेटी है उसने कहा है कि प्रथाएं किसी स्थान विशेष, जाति अथवा परिवार विशेष के चिरकालीन प्रयोग के कारण विधि से मान्यता प्राप्त कर लेती है, अर्थात ये विधि से मान्यता प्राप्त नियम है, ये प्राचीन है, निश्चित है तथा विवेकपूर्ण है, और यदि विधि के सामान्य नियमों के विरोध में हो तो उसका आश्रय बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रथाओं के बारे में। अब यहाँ पर पहले 2 शब्दों को समझ लेते हैं, प्रथाएं एवं रूढ़ियों के बारे में। अभी रूढ़ी एक शब्द आया था, तो जनरली कुछ ऐसा मानते हैं कि प्रथाएं तथा रूढ़ियों को हम पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। प्रथाएं उन नियमों का संबोधन करती है जिनका प्रमुख लक्षण प्राचीनता है, तथा रूढ़ियां जो होती है वो थोड़ी कम प्राचीन होती है प्रथाओं से। ठीक है, लगभग मीनिंग सेम है, लेकिन उनका समय में जो प्राचीनता है उसमें थोड़ा अंतर होता है, तथा कुछ ही काल पहले बनी होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रथाओं के प्रकार के बारे में। तो प्रथाओं के प्रकार की बात करें तो हिंदू विधि के द्वारा सामान्यतः प्रथाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्थानीय प्रथाएं, वर्गीय प्रथाएं और पारिवारिक प्रथाएं। अगर हम स्थानीय प्रथाओं की बात करें तो इन से अभिप्राय उन प्रथाओं से है जो किसी स्थान विशेष, अर्थात देश, प्रांत या नगर के निवासियों के लिए बाध्यकारी प्रभाव रखती है। ठीक है, और यह निश्चित रूप से स्थापित हो चुका है कि किसी प्रदेश में प्रतिपालित प्रथाएं इस बात से संबल प्राप्त करती है कि वे बहुत समय से प्रचलित है, उनको बहुत प्राचीन होना चाहिए, किंतु इनका यह आश्रय नहीं है कि वे प्रत्येक बार इतनी प्राचीन हो कि मानव स्मृति से परे हो। एक वाद में ऐसा कहा गया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय प्रथाएं क्या है, किसी भी देश विदेश या प्रांत की प्रथाएं होती है। वर्गीय प्रथाओं की हम बात करें तो ये किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग अथवा विशेष व्यवसाय करने वालों के मध्य जो प्रथाएं प्रचलित होती है उसको वर्गीय प्रथाएं कहते हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम की कुछ प्रथाएं अलग होती हैं, कुछ संप्रदाय होते हैं जिनके आपस में प्रथाएं अलग होती है, या हम किसी वर्ग विशेष की बात करें कि ब्राह्मण की अलग है या फिर जो है क्षत्रियों की अलग है, तो इस प्रकार से जो है वर्गीय प्रथाएं। अब बात करते हैं पारिवारिक प्रथाएं की। तो आपने देखा होगा एक ही जाति या धर्म या संप्रदाय के होते हुए भी कुछ लोगों में कुछ प्रथाओं को लेकर अंतर आ जाता है। तो कुछ ऐसी प्रथाएं होती है जो किसी परिवार में ही प्रचलित होती है, जैसे मठ अथवा अन्य धार्मिक संस्थाओं में दाई के उत्तराधिकार के नियम संबंधी प्रथाएं। पारिवारिक तथा क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रथाओं में अंतर है कि स्थानीय प्रथाएं किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती हैं, जबकि पारिवारिक प्रथाएं कुछ एक परिवार पर ही बाध्यकारी होती है और इन प्रथाओं से प्रशासित होती है। अगर हम बात करें तो जो स्थानीय प्रथाएं हैं वो स्थिर स्वभाव की होती है। ठीक है, क्योंकि किसी देश में है तो लंबे समय से होगी, लेकिन जो पारिवारिक प्रथाएं ये चल प्रकृति की होती है, अर्थात थोड़ी अस्थिर होती है, इनमें परिवर्तन जो है होता रहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख रूप से प्रथाओं के लक्षण के बारे में कि क्या है प्रथाओं के लक्षण, किसके आधार पर हम कहेंगे कि पर्टिकुलर ये चीज जो है प्रथा कही जाएगी। तो वैध प्रथाओं के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्राचीनता।
प्राचीनता का अर्थ है कि जो लंबे समय से चली आ रही हो, किसी क्षेत्र विशेष में शासित करने वाले नियम के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है, तो उसको हम प्राचीन मान लेते हैं। अर्थात वो प्राचीन है प्रथा में और उस रीति रिवाज को कानून की नज़रों में मान्यता प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर प्राचीन का भी क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये जो है एक प्रश्न है, एक बातचीत का विषय है। तो आंग्ल विधि में अति दीर्घकालीन और स्मृति से परे दो शब्दों के लिए जो है प्राचीनता का इस्तेमाल किया गया है, कि अर्थात जो अति दीर्घकालीन है या हम कहें जो स्मृति से परे है, हमें पता ही नहीं है कि वो कब से चली आ रही है, तो उसे जो है प्रथा कहते हैं। लेकिन अब हिंदू विधि में मान लिया गया है कि जो कम से कम 100 साल से अधिक प्राचीन है उसको प्रथा कहेंगे, ठीक है, स्मरणीय अथवा मानव मस्तिष्क से जो परे है, तो लगभग हम उसको मान सकते हैं कि वो प्राचीन होनी चाहिए। अब प्राचीन का यहाँ पर जो लेने का अर्थ यही है कि अगर वो लंबे समय से चली आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि उसमें कोई दुर्गुण नहीं है, तभी, और उससे किसी को हानि नहीं है, तभी तो वो लंबे समय से चली आ रही है। अगर किसी इंसान को किसी बात से हानि है तो उस चीज़ को क्यों रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राचीनता का इसलिए इम्पोर्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, तो ये है अपरिवर्तनशील और निरंतरता। अपरिवर्तनशील का मतलब है प्रथाओं की वैधता के लिए आवश्यक है उनमें निरंतरता हो, अर्थात लगातार उनका पालन किया जा रहा हो। ऐसा नहीं हो कि किसी समय विशेष में चल रही है, फिर बहुत समय तक बंद हो गई और फिर चालू हो गई, ठीक है। बहुत समय तक इस चीज़ को क्यों स्वीकार किया गया है कि अगर वो बहुत चल रही हो, बंद हो गई कहीं बहुत समय तक, इसका मतलब उसमें कुछ दुर्गुण होंगे, तो उसको प्रथाओं के रूप में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है अपरिवर्तनशीलता को जोड़ा गया है। तो यदि किसी भी प्रथा में निरंतरता का लक्षण विद्यमान नहीं रहता है तो प्रथा प्राचीन नहीं मानी जाती है। इस प्रकार निरंतरता के अभाव में प्रथाओं को विधिक अस्तित्व भी नहीं दिया जा सकता है। किसी बड़े क्षेत्र में प्रचलित किसी प्रथा का केवल 2 या 1 बार पालन न किया जाना उसकी निरंतरता में त्रुटि नहीं माना जाता। अर्थात अगर गैप आता है बहुत कम है वो, तो उसको त्रुटि नहीं माना जाएगा। इसी संबंध में प्रिवी काउंसिल ने भी बोला है कि पारिवारिक रूढ़ियों के लिए आवश्यक है कि वे सुस्पष्ट हो, अपरिवर्तनशील हो तथा निरंतरता युक्त हो, ताकि निरंतरता में त्रुटि केवल घटनावश हुई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को लिया गया है। आइए बात करते हैं हम तीसरे हमारे गुण की, जो है युक्ति युक्तता, ठीक है। युक्ति युक्तता को अगर हम समझें तो किसी भी प्रथा के लिए आवश्यक है वह प्राचीन हो, निश्चित और युक्ति युक्त हो। यदि युक्ति युक्त का मतलब है कि प्रथाएं तर्क अथवा विवेक से, यदि प्रथाएं तर्क और विवेक से परे है तो उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात अगर कोई प्रथा चल रही है तो उसका एक निश्चित तर्क होना चाहिए, उसका एक निश्चित कारण होना चाहिए और हमारे विवेक में होनी चाहिए कि हाँ इस कारण से ये प्रथाएं ऐसी है। अगर वो इससे बाहर है तो सिंपल सी बात है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ ही मतलब हम सिंपल सी बात है कि आंख मीचकर किसी पर भी यकीन हम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि कोई भी प्रथा कारणों पर ही आधारित नहीं होती, यद्यपि युक्तिहीन प्रथा विधि बनाने के लिए अमान्यकर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पष्ट, चलिए नेक्स्ट फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो स्पष्ट प्रमाण की बात करें तो प्रथाओं को मान्य देने के लिए आवश्यक है कि वे स्पष्ट तथा निश्चित हो, और किसी प्रथा का प्रमाण इस बात से स्पष्ट होता है कि वर्ग अथवा परिवार विशेष द्वारा उनका पालन किया जा रहा है। यदि कोई प्रथा न्यायालयों के सम्मुख बार बार आ चुकी है और उसे हर बार मान्यता प्राप्त हो चुकी है तो उसे देश की सामान्य विधि का एक अंग माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमाण भार की। तो किसी भी प्रथा को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो उस प्रथा के अस्तित्व में होने का दावा करता है। यह सिद्ध करने के लिए किसी परिवार ने अपनी प्रथा को, जो मूल रूप से चली आ रही थी, त्याग दिया है और देश की विधि को स्वीकार कर लिया है, इस तथ्य का प्रमाण भार उस व्यक्ति पर है जो यह तथ्य प्रस्तुत करता है यार। तो यहाँ पर ये चीज़ का मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कई सारे हमने देखा है कि जाति, समुदाय, धर्म की प्रथाएं होती है। तो यहाँ पर एक बात निश्चित कर दिया है हमारे जो लॉ लागू हुआ कि प्रथाएं नैतिकता और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कई सालों से कुछ प्रथा चल रही है कि हम इस अवसर पर बलि देते हैं। अब किसी भी जानवर की बलि देना हमें पता है नैतिकता और लोक नीति के संगत नहीं है, तो उसको क्या मान्यता दी जानी चाहिए? तो नहीं। तो यहाँ का इसका अर्थ वही निकाला है कि अगर कोई प्रथा नैतिकता और लोक नीति के विरुद्ध हो तो मान्य नहीं होगी, चाहे वो प्रथा हो, ठीक है। तो इसमें जो है आधुनिक कंसेप्ट लिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रथा को नैतिकता और लोक नीति के विरुद्ध जो है नहीं होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रथाएं अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों के द्वारा अपनाई गई रीतियों से संबंध रखती हो
तथा वे धर्मशास्त्र के विरोध में अथवा जनहित के विरोध में न हो और अनैतिक न हो। तो इसका कई सारे इस व्यापक अर्थ हम जो है इसका निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे अगर हम बढ़े तो किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लगभग इसी के जैसा कि कोई भी प्रथा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो विधि अथवा अधिनियम द्वारा निषिद्ध हो। समय समय पे हमने देखा है कहीं हमारे देश संसद द्वारा या हम राज्य विधानसभा द्वारा जो है अधिनियम पारित किए जाते हैं, विधान पारित किए जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो यहाँ पर वो कही गया है कि कोई भी प्रथा जो है विधि अधिनियम द्वारा निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी यहाँ पर, क्योंकि अधिनियम अगर पास होते हैं तो बहुत सोच समझ कर पास किए जाते हैं, सारे तर्क वितर्क का जो है उसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये प्रथाओं के कुछ स्पष्ट लक्षण थे। अब यहाँ पर अगर हम कुल बात करें तो प्रथाओं को क्या हमारे संविधान में बहुत जो है संविधान कहें अधिनियम में बहुत महत्व दिया गया है। अगर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जिसे शॉर्ट में हम अगर बोल दें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो सेक्शन 5 है उसमें विवाह को लेकर 5 शर्तें दे रखी है। अगर हम बात करें विवाह की 4th नंबर की शर्त की सेक्शन 5 के तहत, तो इसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, इसकी एक लिस्ट है। और 5वीं में सपिंड अर्थ था जिसमें ब्लड रिलेशन होता है, उनके मध्य जो उनकी पीढ़ियों के बीच विवाह वर्जित होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मान्यता दी गई है कि अगर किसी के प्रथा में ऐसा है तो वो कर सकता है, लेकिन वो उसी व्यक्ति पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और उसको साबित करना होगा कि हाँ उसके कस्टम में ऐसा होता है। इसी प्रकार से हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक तथा बालिकाओं को प्रथाओं की प्रामाणिकता के आधार पर दत्तक ग्रहण में जो है लिया जा सकता है। तो ये प्रथाओं के बारे में कुछ स्पष्ट बात थी। तो चलिए अब हमारा इस आज के लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं और इसके बाद हम जो है हमारे हिंदू विधि के स्रोत में आगे बढ़ेंगे। तो आपको अगर हम थोड़ा सा याद दिलाएं तो हिंदी विधि के स्रोत हम पढ़ रहे हैं, हमने शुरुआत में इसका इंट्रो नहीं दिया कि हिंदू विधि के जो स्रोत है वो 2 होते हैं, प्राचीन स्रोत होता है और आधुनिक स्रोत होते हैं। प्राचीन स्रोत की बात करें तो इसमें हमने पहले में श्रुति को समझा है, श्रुति में वेद और वेदांग की बात करी थी। दूसरे नंबर पे हमने बात करी थी स्मृति की। तीसरे नंबर पे हमने बात की थी भाष्य और निबंध की, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की। और आज हमने 4th नंबर पर प्रथाओं की बात की थी। समझ गए होंगे कि हम प्राचीन स्रोत को कवर कर चुके हैं हमारे वीडियो सीरीज में और अब हमें आधुनिक स्रोत के बारे में बात करनी है। तो आधुनिक स्रोत में भी हम 3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।